नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिन बाद आप सभी को मैं YouTube पर नए वीडियो के साथ आया हूं और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और इस वजह से मैं अभी उसमें बिजी हूं। फरवरी पूरा मेरा जाएगा, उसके बाद एक बार से आप लोग का कंटिन्यू करेंगे। उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को आयोजित होनी है जीव विज्ञान की परीक्षा। तो सभी उत्तर प्रदेश के सम्मानित छात्रों छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके अग्रिम परीक्षाओं के लिए। और जो आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उम्मीद है कि आपके सारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी। अभी जीव विज्ञान आपका 27 फरवरी को है और आप सभी का डिमांड था कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लाया जाए। तो मैं ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हूँ जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक होगी। जैसे मैंने बिहार बोर्ड का मैंने इस मॉडल पेपर तैयार किया था, उस तरह से मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत गंदा फील होता है जब क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो उस तरह से मैं कोई भी मॉडल पेपर तैयार करके आपको नहीं दूंगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 4-5 क्वेश्चन में आप ये सोचो कि ये फंस जाए, यही वाला आ जाए, तो बहुत मुश्किल होता है। हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, और जो पेपर बनना है वो जो बनाता है बस वही जानता है, हम नहीं जानते, तो गेस नहीं कर पाएंगे हम इसमें। तो हम मैक्सिमम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की संभावना ज़्यादा है उन्हें हम देखेंगे। ये जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ होगा यूपी बोर्ड के लिए अभी मैं करा रहा हूँ 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम होना है, उसके कुल 4 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, जिनमें से पहला वीडियो आपको देंगे हम 1 नंबर वाले प्रश्न के लिए, दूसरा वीडियो मैं दूंगा 2 अंक वाले प्रश्न के लिए, और तीसरा दूंगा 3 अंक वाले प्रश्न के लिए, और चौथा वीडियो आखिरी होगा 5 अंक यानी लॉन्ग क्वेश्चन वाले का। ऑब्जेक्टिव का भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। ऑब्जेक्टिव भी आपके साल भर के मेहनत पर डिपेंड करता है, उसमें भी हम गेस नहीं कर सकते हम कितना ऑब्जेक्टिव देंगे। फंसेगा नहीं तो आप हम ही को दोस्त हो गए, तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। 1 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये आज की वीडियो में मैं कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर के, और तीसरे में 3 नंबर का, चौथे में 4 नंबर के। टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है, आभासी फल किसे कहते हैं, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो आपको पता है कि फल का निर्माण किससे होता है। फल का निर्माण किससे होता है? पुष्प के अंडाशय से बनने वाला फल क्या कहलाता है? सत्य फल कहलाता है। सत्य फल कहलाता है। परंतु अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दल, वाह्यदल आदि से विकसित होने वाला फल क्या कहलाता है? आभासी फल या असत्य फल कहलाता है। फॉल्स फ्रूट। आभासी फल या असत्य फल कहलाता है। एग्जाम्पल पूछा गया है, आप एग्जाम्पल लिख देंगे कौन कौन से? सेब और नाशपाती। याद करिए, एक क्वेश्चन तैयार होगा आपका। आभासी फल किसे कहते हैं? देखिए, फल का निर्माण होता है पुष्प के अंडाशय से, लेकिन जब फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दल, वाह्यदल इन सभी से होता है, तो वैसे फल को हम आभासी फल या असत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल सेब और नाशपाती। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि परागण क्रिया क्या है? जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों का नाम लिखिए। तो परागण क्या होता है? बहुत आसान है। पुष्प का अगर आपने फिगर बनाया है तो आप जानते होंगे कि एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, दल, वाह्यदल, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर के परागकोश में क्या बनता है? परागकण। परागण की प्रक्रिया क्या होती है? परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाती है। क्या कहेंगे? कि परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है?
परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। अब जलीय परागण क्या है? तो जब इसका माध्यम जल होता है, जब परागकण जल के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब इसे कहते हैं जलीय परागण। और जलीय परागण करने वाले दो पौधे का नाम क्या है? एक है वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया, और दूसरा है हाइड्रिला। ये दोनों पौधे जल के माध्यम से अपना परागण क्रिया करते हैं। हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। तीसरा, वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सटन और बोवेरी ने, सटन और बोवेरी ने। इनका पूरा नाम होता है वाल्टर सटन, पूरा लिख लीजिए, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, थियोडोर बोवेरी, याद करिए। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने। लीडिक कोशिका का कार्य बताइए। तो लीडिक कोशिका क्या करता है? नर हार्मोन का स्राव करता है। नर हार्मोन कौन सा? नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। परागकण का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। सब अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। परागकण का एक स्वच्छ नामांकित, आपको पता है कि परागकण में कितनी स्तर होती हैं? 2 स्तर होती हैं, एक्साइन और एंटाइन। तो पहले आप आंतरिक स्तर बना दीजिए, एंटाइन हो गया। उसके बाद आप इस तरह से एक्साइन बना दीजिए, वाय स्तर, एक्साइन। ठीक, यह स्तर है एंटाइन, ये है एक्साइन बाहरी। और उसके बाद ये क्या कहलाता है? जर्मपोर कहलाता है। जर्मपोर यानी जनन छिद्र। और इसके अंदर होता है 2 सेल होते हैं, 2 कोशिका। एक होती है जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और दूसरा होता है जिसका केंद्रक यहाँ पर है ट्यूब सेल, जो कि बड़ा होता है, वर्धी कोशिका, ट्यूब सेल। ठीक है। और ये है ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस। और इसमें जगह जगह पर क्या पाया जाता है? वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल। बस हो गया, काम खत्म। यही है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम नहीं, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? अंडोत्सर्ग बताइए। बहुत आसान है, परिपक्व ग्राफियन पुटिका के फटने से अंडाणु देह गुहा में मोचित हो जाता है। इसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अंडोत्सर्ग के लिए हार्मोन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं 2, LH अधिक मात्रा में होता है उस समय, और FSH उस समय कम मात्रा में होता है, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाउन सिंड्रोम का वर्णन कीजिए। डाउन सिंड्रोम बताइए। डाउन सिंड्रोम, इस रोग का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी बोर्ड में कि डाउन सिंड्रोम रोग का वर्णन किसने किया था? तो डाउन सिंड्रोम का वर्णन किए थे लैंगडॉन डाउन ने किया था। और इस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? इस रोग को जाना जाता है मंगोलियन जड़ बुद्धिता के नाम से जाना जाता है, या इसे मंगोलिज्म कहा जाता है, मंगोलिज्म कहा जाता है। ठीक, इस रोग के लक्षण नहीं, पहले कारण देख लीजिए। कारण क्या होता है ये सब आपको याद करना है, मुजवानी याद करते चलिए तुरंत, जैसे जैसे हम बता रहे हैं तुरंत याद करते चलिए। कारण क्या है? 21वें जोड़ी गुणसूत्र
कि एकाधि सूत्रता के कारण, एकाधि सूत्रता के कारण यानी ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी, एकाधि सूत्रता का मतलब होता है ट्राइसोमी के कारण होता है। लक्षण क्या होता है? तो लक्षण क्या होता है बताइए? लक्षण होता है चेहरा मंगोलो जैसा हो जाता है, चेहरा मंगोलो जैसा, और माथा चपटा, होठ के समान, हाथ में खांच होती है, मानसिक विकृत होता है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, एक नंबर में इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मानसिक विकृत, ठीक है, एक नंबर में इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखिए, शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए शुक्राणु की संरचना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा। बस कौन कहाँ पाए जाते हैं इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है आपका एक्रोसोम रीजन, ये है एक्रोसोम, उसके बाद यहाँ पर होता है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक होता है, और यहाँ पर होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कई सारे होते हैं, मैंने 3 बना रखे हैं, आप कई सारे बना सकते हो, 10 से 20 होते हैं। उसके बाद आप नेमिंग कर दो। ये रीजन कहलाता है एक्रोसोम, इसे पूरे रीजन को कहते हैं हेड। ये रीजन कहलाता है नेक, यहाँ से यहाँ तक का कहलाता है मिडिल पीस, और ये रीजन कहलाता है टेल। ठीक, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है आपका न्यूक्लियस। बस यही आपको बनाना था, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। उसके बाद देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा CO2 है, 60% रिस्पॉन्सिबल, फिर है मीथेन 20% रिस्पॉन्सिबल, फिर है N2O 14% और CFC है 6%। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया परसेंटेज में, N2O होगा 6% और CFC होगा 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन कहलाता है। ऐसे फल बीज रहित होते हैं, ऐसे फल बीज रहित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? तो बाह्य निषेचन जब निषेचन, अच्छा इसका उदाहरण भी लिख लीजिएगा, इसका उदाहरण होगा अंगूर, केला। ठीक, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? जब निषेचन जीव शरीर के बाहर अर्थात जल में होता है, तब इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है, कहा जाता है। उदाहरण भी पूछा है, तो जैसे उभयचर और मछलियों में और शैवालों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। मतलब बाह्य निषेचन का मतलब होता है जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ये जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो जीव शरीर में ना होकर शरीर से बाहर होती है, किसी माध्यम में, जल में होती है। वायु में तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वायु में वो आपस में पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई उड़ने का साधन नहीं होता, जल में ही मुख्यतः होता है, इसलिए हम इसे
कहते हैं कि जल में निषेचन होता है। किसमें होता है? मेंढक वगैरह में, उभयचर प्राणियों में, मछलियों में, शैवालों में वायु निषेचन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रूण कोष का नामांकित चित्र बनाइए। भ्रूण कोष का नामांकित चित्र बनाइए। कुछ नहीं है, एम्ब्रियो सैक बनाना है आपको। 3 सेल नीचे याद रखना है कि 3 सेल नीचे होते हैं। इनमें से इन दोनों सेल को कहा जाता है सहायक कोशिका। इन्हें कहा जाता है सहायक कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। ठीक है। और ये वाला जो होता है, ये वाला, इसे कहा जाता है अंड कोशिका यानी एग सेल। और इसके बाद 3 सेल होते हैं अपोजिट साइड में, इन्हें कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका या इंग्लिश में एंटीपोडल सेल कहते हैं। और साथ में एक कोशिका होती है बीचों बीच में, इसके पास 2 केंद्रक होते हैं, ये कहलाता है द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक। बातें क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख के कीट का जीव वैज्ञानिक नाम बताइए। लाख के कीट का जीव वैज्ञानिक नाम बताइए। देखिए, इसे कॉमन भाषा में कहते हैं लैसिफर, या इसे कहते हैं टैकॉर्डिया लैका। इसका जीव वैज्ञानिक नाम है टैकॉर्डिया लैका। नेक्स्ट देखिए, मंडल के द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन हेतु 7 लक्षण लिए गए थे, उनमें प्रभावी अप्रभावी लक्षण बताना है। तो मंडल द्वारा जो लक्षण लिए गए थे उनके प्रभावी और अप्रभावी रूप बताना है। 7 में बता दे रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 पूछता है। 2 से 3 लक्षण बताइए। देखिए, पहला लक्षण क्या है? पौधे की लंबाई। तो लंबाई का प्रभावी लक्षण होता है लंबा और अप्रभावी बौना। दूसरा देखिए, बीज की आकृति। बीज की आकृति कैसी होती है? गोल और होती है अप्रभावी झुर्रीदार। उसके बाद बीज का रंग पीला हरा, और फली की आकृति, फली का रंग देख लो पहले। फली का रंग उल्टा होता है, हरा पीला। अब कुछ लोग कहेंगे कि बीज का रंग हरा होना चाहिए, नहीं, पीला ही होता है प्रभावी। फली की आकृति देख लीजिए। फली की आकृति फैली हुई और सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई। और देख लीजिए 6वां, पुष्प का रंग बैंगनी सफ़ेद। ठीक है। और उसके बाद पुष्प की स्थिति, 7 लक्षण लिया था। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्त। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है? तो टी और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं और बी लिम्फोसाइट, ये दोनों कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में बनते हैं। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ठीक है। और परिपक्वन की बात करें, परिपक्वन की, तो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है थाइमस में, और बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। WWF और IUCN का पूर्ण रूप लिखिए। WWF और IUCN का आपको पूरा नाम बताना है, WWF और IUCN का। तो देख लीजिए, WWF का होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और IUCN का होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बस याद करते चलिए तुरंत। WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगली जीवों के लिए जो फंड इकट्ठा होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर हो गया?
इंटरफेरॉन पर टिप्पणी लिखिए। तो इंटरफेरॉन पर टिप्पणी आपको बताया कि इंटरफेरॉन क्या होती है, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो आसपास पाई जाती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, वैसे सभी जीवों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मान लो कोई सेल जब विषाणु से संक्रमित हो जाता है, जैसे मान लो ये वायरस इन्फेक्टेड हो गया, वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो ये कोशिका अपने आसपास की सामान्य कोशिकाओं को, इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए एक प्रोटीन का स्राव करती हैं जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन प्रोटीन इन लोगों को जाके सक्रिय कर देता है, बता देता है आसपास की कोशिकाओं को कि वायरस की एंट्री हो गई है, आप लोग एंटीबॉडी बना लो ताकि इसके वायरस से इन्फेक्शन से बच सको। तो आप क्या लिखोगे कि इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमित कोशिकाएं आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाने के लिए प्रति विषाणु यानी एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरॉन का निर्माण करती हैं जो आसपास की कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाती हैं। बस इतना आसान था। इंटरफेरॉन पर ये टिप्पणी लिखना था, आप कॉपी में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाने के लिए प्रति विषाणु प्रोटीन एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरॉन का निर्माण करती हैं जो आसपास की कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। बस नेक्स्ट देखिए, बायोगैस किसे कहते हैं? तो बायोगैस है मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस कहलाता है बायोगैस। सिरका के उत्पादन में किन जीवाणु का उपयोग होता है? तो पहले ये जान लीजिए कि सिरका होता क्या है। सिरका होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक बैक्टीरिया के द्वारा जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो यही जीवाणु है। किस जीवाणु का उपयोग होता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। नेक्स्ट देखिए, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है? तो राइजोबियम ये जो जीवाणु है किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में, पौधों की जड़ों में, पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अब लेग्यूमिनेसी कुल में कौन आता है? चना, अरहर, मटर, ये सभी आते हैं पौधे। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में चना, अरहर, मटर आता है। तो इनकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और वहाँ क्या कार्य करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है इन पौधों को। तो क्या लिखेंगे कि राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों जैसे चना, मटर, अरहर, इनकी जड़ों में जड़ ग्रंथिकाओं, किसमें? जड़ ग्रंथिकाओं यानी रूट नोड्यूल्स में पाई जाती हैं और वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध कराती हैं, जिन्हें पौधे उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये कृषि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड क्या होता है? तो आपको पता है कि प्लाज्मिड एक गोलाकार DNA अणु है। क्या है? कह सकते हैं कि प्लाज्मिड क्या है? एक गोलाकार DNA अणु है जो कुछ जीवाणु में ही पाया जाता है। मान लो कोई जीवाणु है तो जीवाणु में जो उसका मुख्य DNA है उसके अतिरिक्त एक गोलाकार DNA पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसका प्रयोग पुनर्योगज अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। तो लिख सकते हैं प्लाज्मिड क्या है कि प्लाज्मिड कुछ जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय गोलाकार DNA है जिसका प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। पर्यावरण के किस भाग में सामान्यतः ओजोन पाया जाता है? ओजोन पर्यावरण के किस स्तर में पाया जाता है? याद कर लीजिए, समताप मंडल। एक नंबर के क्वेश्चन तो आप लोग के एकदम भरपूर हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन रखे हैं, इन्हीं में से आ जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन। किन्हीं दो एक कोशिकीय प्रोटीन उत्पन्न करने वाले पौधों को नाम बताइए। एक कोशिकीय हैं, प्रोटीन उत्पन्न कर रहे हैं। कौन कर रहा है? क्लोरेला
क्लोरेला और स्पाइरुलिना, क्लोरेला और स्पाइरुलिना नामक 2 शैवाल होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और प्रोटीन का उत्पन्न करते हैं। इसमें पाया जाता है 40%, इसमें पाया जाता है 70% प्रोटीन, बहुत हाई प्रोटीन होती है। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग का नाम बताइए। अवशेषी अंग क्या है? वे अंग जो कभी किसी जीव के पूर्वज में सक्रिय हुआ करते थे, अब वे निष्क्रिय हो गए हैं, उनका कार्य नहीं है, कार्यहीन हो गए हैं। जैसे बाल का कोई हमारे शरीर में यूज़ नहीं है, हम भले फैशन के लिए इसको ऐसे सलाह लें तो वो यूज़ है, लेकिन वो यूज़ नहीं है, उसका कोई प्रॉपर यूज़ नहीं होता। तो ऐसे अंग जो किसी जीव के पूर्वज में सक्रिय हुआ करते थे और अब इन जीवों में क्रियाहीन हो गए हैं या अवशेषी हो गए हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। मनुष्य में अवशेषी अंग शरीर पे बाल, कड़ पल्लव की पेशियाँ, निमेषक पटल जो आँख में पाई जाती है, निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन, कृमि रूप परिसेशिका जो बड़ी आंत के भाग होता है, अंगुली समान सदृश संरचना होती है, लेकिन तुम्हें आपने पढ़ा होगा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जिसे कहते हैं। तो लिख लीजिएगा। किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों का नाम बताइए। तो कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर वर्ग ओ वाला एक पुरुष है। पुरुष क्या है? पुरुष है रुधिर वर्ग ओ वाला, यानी स्मॉल आई होगा, और स्त्री है AB रुधिर वर्ग वाली, यानी AB है तो क्या होगा? IA IB। कह रहा है कि इनकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। तो देखिए, ये अगर इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा? IA स्मॉल आई। ये अगर इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा? IB होगा ना, IB है और स्मॉल आई। ये अगर इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा? IA स्मॉल आई। ये इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा? IB स्मॉल आई। यानी कुल मिला के A या B रक्त समूह बन सकता है। इनकी संतानों में A रुधिर वर्ग या B रुधिर वर्ग बन सकते हैं और कोई रुधिर वर्ग नहीं बनेगा। जैव उर्वरक से क्या आप समझते हैं? किन्हीं 2 नाइट्रिकारक जीवाणुओं के नाम बताइए। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक जीव ही होते हैं, जैसे कवक, जीवाणु। तो ये जीव जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। यानी आप लिख सकते हैं जैव उर्वरक क्या होते हैं कि वे जीव, नहीं ऐसे लिखेंगे, जैव उर्वरक एक जीव ही हैं जैसे कवक, जीवाणु आदि जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, एसिटोबैक्टर और एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक। और कवक में आप कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, और राइजोबियम लिख लीजिए, अभी जो बताया राइजोबियम, ये सारे नाइट्रिकारक जीवाणु होते हैं। नाइट्रिकारक जीवाणु का पूछा है ना, तो आप एक राइजोबियम लिखोगे और साइनोबैक्टीरिया भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, किन्हीं 2 लिंग सहलग्न रोगों के नाम बताइए। ऐसे रोग जो लिंग सहलग्न होते हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया रोग क्या होता है? इस रोग में कट जाने पर रक्त लगातार बहता रहता है। वर्णांधता क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग में हमें हरे और लाल रंग में पहचान नहीं हो पाती, हरा और लाल रंग में पहचान नहीं हो पाती, कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसी वजह से ऐसे व्यक्तियों को जो वर्णांध होते हैं रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं आणविक कैंची। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विशेष स्थान पर डीएनए को काटता है। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या कहलाता है? तो जीन प्रारूप क्या होता है? जीन प्रारूप किसी जीव का आनुवांशिक संगठन को प्रदर्शित करता है, जीन को प्रदर्शित करता है। जैसे कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। जीन प्रारूप क्या होता है? किसी जीव के आनुवांशिक संगठन या जीनी ढांचा को प्रदर्शित करता है। जैसे कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। लक्षण प्रारूप किसी जीव का दृश्य प्रारूप होता है, जिसे हम देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? लक्षण प्रारूप किसी जीव का दृश्य प्रारूप, जैसे रंग, आकार, स्वभाव, ये होता है जिसे हम
लक्षण प्रारूप कहते हैं। स्वभाव मत लीजिएगा, आकार रंग लिख लीजिएगा। लक्षण प्रारूप क्या होता है? किसी जीव का दृश्य प्रारूप जिसे हम देख सकने में सक्षम होते हैं, जैसे रंग, आकार, ये लक्षण प्रारूप कहलाता है। जैसे लंबा बौना पौधा। समारंभन कोडान और समापन कोडान क्या होते हैं? तो समारंभन कोडान होता है AUG और समापन कोडान होते हैं 3 UAA, UAG और UGA। ठीक है। अब इसमें AUG भी पूछा जा सकता है कि AUG किसको कोड करता है, तो पूछा जाता है मिथियोनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। उसके बाद देखिए उत्पादक नहीं, उस गैस का नाम लिखिए जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट से शॉर्ट फॉर्म में MIC कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। उत्पादक और अपघटक में अंतर बताइए। तो उत्पादक क्या होते हैं? किसी भी पारितंत्र में समस्त स्वपोषी जीव उत्पादक कहलाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषी पौधे, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि, तथा रसायन संश्लेषित जीवाणु आदि उत्पादक कहलाते हैं। अपघटक कौन होते हैं? किसी भी पारितंत्र में मृत अवशेषों का अपघटन करने वाले जीव, मृत अवशेषों का अपघटन करने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, केंचुआ आदि। दोहरा निषेचन क्या होता है? बताइए, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? तो दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों की एक विशेषता है, जिसमें जब भ्रूण कोश में 2 नरयुग्मक प्रवेश करते हैं तो उनमें से एक नरयुग्मक इस अंड कोशिका के साथ फ्यूज करती है। देखिए 2 नरयुग्मक रिलीज होते हैं, एक ये और एक ये, तो ये इसके साथ फ्यूज करती है और एक इसके साथ फ्यूज करती है। इसी को कहते हैं दोहरा निषेचन। तो आप लिखेंगे कि आवृतबीजी पौधों में परागकण के अंकुरण के पश्चात 2 नरयुग्मक बनते हैं। एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करता है, जिसे सत्य निषेचन कहते हैं, तथा दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है और भ्रूण पोष नहीं प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बनाता है, जो बाद में भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से निषेचन 2 बार होता है, अतः इसे दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। बीटी फसल का निर्माण किससे किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, rDNA टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं? बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजेनेसिस, बैसिलस थुरिंजेनेसिस। तो ये जो है एक बैक्टीरिया है जिसमें पाया जाता है क्राइजीन। तो इस क्राइजीन से प्रोड्यूस होता है एक टॉक्सिन जो कीड़ों को मारने का काम करता है। तो ऐसे पौधों को जो कीड़ों को प्रतिरोधी बन जाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बीटी फसल का निर्माण किया गया। यानी लिख सकते हैं कि ऐसी फसल जिनमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा बैसिलस थुरिंजेनेसिस जीवाणु के टॉक्सिन उत्पन्न करने वाले क्राइजीन को प्रवेश कराया गया हो, ऐसी फसल कीट प्रतिरोधी हो जाती हैं। ऐसी फसलों को बीटी फसल कहते हैं। उदाहरण बीटी कॉटन, बीटी टमाटर, बीटी भिंडी, बीटी आलू आदि, बीटी पोटैटो ऐसे लिखना। नेक्स्ट, संयोजी कड़ी से आप क्या समझते हैं? संयोजी कड़ी क्या होते हैं? वे जीव जिनमें 2 निकटतम जीवों का गुण होता है, निकटतम जीवों का लक्षण होता है, संयोजी कड़ी कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनमें 2 निकटतम जीवों का लक्षण होता है संयोजी कड़ी कहलाते हैं। जैसे युगलिना जब प्रकाश नहीं मिलता, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, तो वो पैरामीशियम और अन्य जीवों को, अमीबा वगैरह को खाकर अपना पेट भरती है। लेकिन जब प्रकाश मिलता है तो वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना सकती है। तो युगलिना में कौन से लक्षण दिख रहे हैं? जंतु के भी लक्षण दिख रहे हैं, पौधे का भी लक्षण दिख रहा है। जंतु का लक्षण कैसे दिख रहा है? जब उसे भोजन नहीं मिल रहा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा, तो वो दूसरे जीवों को मारकर खा रहा है।
और दूसरा, पौधे का लक्षण कैसे आ रहा है, जब सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो जंतु और पौधे दोनों के लक्षण उसमें पाए जा रहे हैं। तो ऐसे जीवों को संयोजी कड़ी कहा जाता है जिनमें दो जीवों का लक्षण पाया जाए। उसी तरीके से पूछा गया कि आर्क्योप्टेरिक्स किन दो वर्गों का संयोजक कड़ी है। तो आर्क्योप्टेरिक्स को अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से सरीसृप की तरह, पूरी तरीके में सॉरी आधी तरीके से शरीर उसका सरीसृप की तरह है, जैसे डायनासोर्स होते हैं वैसा है, और उड़ने के लिए उसमें पंख हैं, तो पक्षी का भी रूप है। तो सरीसृप और पक्षी के बीच का संयोजी कड़ी होता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या होती है? तो कुछ गैसें हैं जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये वर्षा जल के साथ मिक्स होकर अम्ल कब बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ घुलकर धरती पर बरसती हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा से संगमरमर जैसे पत्थरों पर दरारें पड़ती हैं, और इसका यही कारण है कि ताजमहल पर कि जो संगमरमर की दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ रही हैं, पीलापन आता है। बस ये 40 क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका पक्का हो गया। अब इसके बाद दूसरे सेकंड वीडियो में आपको बताया जाएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय, और फिर 3 नंबर वाले और फिर 5 नंबर वाले आपको कराए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायजूम के साथ। धन्यवाद।